अगर बात करें इसके राज्य के सिद्धांत की, तो ये पीछे लिखा हुआ है सब भूल जाइए, पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए ये व्यक्ति कहता है कि देखिए कि आदमी क्या है, आदमी जो है वो विकास करना चाहता है। आदमी क्या करना चाहता है, आदमी अपना विकास करना चाहता है। अब विकास कैसे करना चाहता है, देखो ये सिंपल सी बात समझाता है। इस सिंपल सी बात को अगर आपने समझ ली तो आप इसके राज्य के सिद्धांत को समझ जाएंगे। वो सिंपल सी बात क्या है, ये कहता है कि देखिए इसके जो सिद्धांत है उसको कहते हैं विकासवादी सिद्धांत, राज्य का विकासवादी सिद्धांत। तो अरस्तु का सिद्धांत कैसा है, राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के लिए, तो राज्य की उत्पत्ति में जो राज्य का विकासवादी सिद्धांत है उसकी बात करता है। किसकी बात करता है, विकासवादी सिद्धांत की, विकासवादी सिद्धांत की बात। ये क्या विकासवादी सिद्धांत में क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आदि मानव काल में आदमी अलग अलग जंगलों में रहता था। ठीक, अब जंगलों में रहता था तो उसकी वो क्या, उसकी कुछ आवश्यकताएं तो पूरी हो रही थी, पर ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं थी जो उसकी पूरी नहीं हो रही थी। तो इस आवश्यकता की पूरी करने के लिए इसने क्या करा, एक मेल और एक फीमेल दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ आए। ध्यान समझिएगा, पहले क्या है, जंगल में है, सब लोग फ्री में रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब मजे में चल रहा है। परंतु फिर जब आदमी के अंदर धीरे धीरे चेतना या बुद्धि आई तो उसको लगा कि मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं, और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अकेले वो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा था, तो उसको किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उसने क्या करा, एक मेल एक फीमेल, ये दो लोग एक साथ आए और इन्होंने एक साथ आके क्या करा, परिवार बनाया। क्या बनाया, पहली बार परिवार बनाया। और जैसे ही इन्होंने परिवार बनाया, अब क्या है कि जो जब ये अकेले था उस वक्त इसकी बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, परंतु जैसे ही परिवार बना तो इसकी कुछ आवश्यकताएं क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक, अब ये परिवार बनने के बाद भी इसकी लगभग कुछ आवश्यकताएं तो पूरी हो रही थी, परंतु ऐसा नहीं है कि इसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे परिवार एक जगह आए और इन परिवारों ने क्या करा, इन परिवारों ने गांव बनाया। क्या बनाया, गांव बनाया। समझ में आ रहा है, सिंगल व्यक्ति था, सिंगल व्यक्ति ने परिवार बनाया, और परिवार की आवश्यकताएं भी कुछ पूरी हो रही थी, परंतु सारी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। तो उन परिवारों ने किसका निर्माण करा, गांव का निर्माण करा। अब गांव से, अब जैसे माना कि यहाँ पर एक फैमिली अकेली रह रही है, उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, उसको हेल्प की आवश्यकता है, वो नहीं मिल पा रही थी। पर जैसे वो गांव में आता है, अब उसको क्या है, कुछ सिक्योरिटी भी मिल गई, शिकार करने के लिए साथ में लोग मिल गए, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो यहां पर पूरी नहीं हो रही थी पर यहां पर पूरी हो रही थी। परंतु गांव में भी उसकी सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे गांव मिलके क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से राज्य क्या होता है, फॉर्म में आता है। और ये कहता है कि राज्य वो संस्था है जहां पर व्यक्ति के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समझ में आ रहा है, तो ये अपने जो व्यक्ति है वो अपने विकास के दौर में, जो उसकी जो विकास की जो कड़ी है, जिसमें उसने क्या करा, सबसे पहले परिवार बनाया, परिवार के बाद गांव बनाया, और गांव के बाद वो क्या करता है, गांव के बाद वो राज्य का निर्माण करता है। और वो राज्य वो सर्वोच्च इकाई है। राज्य क्या है, वो सर्वोच्च इकाई है जहां पर जाकर वो अपने पूर्ण विकास को पहुंचा, जहां पर जाकर वो कह सकता है कि अब उसके पास वो सारी चीजें है। जैसे पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय, रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपस में लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, साथ में कृषि करने के लिए है, साथ में सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, ऐसी बहुत सारी चीजें, या कह सकता है कि सारी की सारी चीजें उसको जहां प्राप्त होती है वो क्या है, राज्य। और कहता है इस तरीके से क्या होता है, राज्य फॉर्म में आता है, और हर एक व्यक्ति क्या होगा, इस राज्य का पार्ट होगा, क्योंकि ये राज्य कोई अलग से नहीं आया है। ये राज्य क्या हुआ है, ये राज्य जो परिवार था उस परिवार का ही बड़ा रूप है, या कह सकते हैं उस परिवार का ही विकसित रूप है। क्लियर, ठीक, कोई समस्या यहां तक समझ में आया? तो क्योंकि ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए सिद्धांत क्या कहते हैं, राज्य का विकासवादी सिद्धांत। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सीधे सीधे जो हमारे सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है, जो क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, समझौते से हुई है। वो कौन है, हॉब्स लॉग रूसो,
ये तीन व्यक्ति क्या है जो क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, सामाजिक समझौते से। तो ये इस सिद्धांत को खारिज करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी क्या है, राजनीतिक प्राणी है, तो उसको समाज में क्या करना है, आप अपने आप में इन सारी क्रियाओं में वो धीरे धीरे क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा, और उस इन्वॉल्व के कारण से पहले परिवार बनेगा, फिर ग्राम बनेगा, फिर राज्य बनेगा, और राज्य वो पूर्ण इकाई है जहां पर जाके वो क्या कर लेगा, अपने आप को पूर्ण कर लेगा। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न यहां से ये भी आता है कि राज्य, एक स्टेटमेंट है अरस्तु की कि राज्य व्यक्ति से पूर्व की इकाई है। ये सुनने में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि राज्य से पूर्व की कैसे हो सकती है, क्योंकि राज्य तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति आया, व्यक्ति के बाद गांव आया, तो राज्य पूर्व की संस्था कैसे हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके पीछे थोड़ा फिलोसॉफिकल कम है। ये कहता है कि जो राज्य है वो क्या है, पूर्ण है। जैसे मेरा शरीर क्या है, पूर्ण है। उस शरीर में हाथ क्या है, हाथ उसका एक पार्ट है। तो व्यक्ति पहले पूर्णता होता है, उसके बाद उसके पार्ट्स का इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो राज्य है वो पूर्ण है, और जबकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अंश है। तो सैद्धांतिक तौर पे ये कहता है कि राज्य पहले आया है, क्योंकि पूर्णता पहले आती है और अंश उसके बाद। जबकि अगर समय के हिसाब से देखें तो समय के हिसाब से कौन पहले आया है, व्यक्ति ही पहले आया है, राज्य बाद में आया है। परंतु अरस्तु क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे कह रहा है कि राज्य क्या है, व्यक्ति से पूर्व का निकाय है। क्लियर, आपको कई बार देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं इसके कुछ जो हमने इसके आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए। सबसे पहली चीज क्या है कि राज्य मानव जीवन के महत्व स्थापित करने हेतु है। राज्य को लाया क्यों गया है, ताकि जो व्यक्ति है उसके जीवन का जो महत्व है उसकी स्थापना की जा सके। ठीक, दूसरा क्या है, ये क्या कहता है कि राज्य प्राकृतिक और स्वाभाविक और आत्मनिर्भर संस्था है। आत्मनिर्भर क्यों, क्योंकि राज्य के अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी हो सकती है, मतलब जो उसकी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। इसलिए उस राज्य को क्या कहता है कि राज्य कैसा है, एक आत्मनिर्भर संस्था है और प्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आके उसको बनाया है, तो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से बना है। इसलिए राज्य को क्या कहता है कि राज्य कैसा है, एक स्वाभाविक और आत्मनिर्भर निकाय है। ठीक, उसके बाद ये क्या कहता है कि पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति से परिवार आया, परिवार से गांव आया, और गांव से राज्य आया, जो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी है या आपको मैंने बताया। क्लियर, उसके बाद ये क्या कहता है कि राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अस्तित्व में आया है। देखो क्या कह रहा है कि जो राज्य है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अस्तित्व में आया है, किंतु सदजीवन के लिए हमेशा। अब ऐसा नहीं है, ये क्या कह रहा है कि राज्य का जो निर्माण था वो व्यक्ति की आवश्यकता के लिए हुआ है, परंतु सद्गुण बना रहे। सद्गुण समझ रहे हो, सद्गुण क्या, कि वो गुण, सद्गुण का मतलब है कि एक लॉ एंड ऑर्डर, एक व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी का अहित ना कर सके। इसको देखने के लिए ये क्या होगा, ये हमेशा बना रहेगा। अगर राज्य समाप्त हो जाएगा तो आदमी फिर से कहां पहुंच जाएगा, वही प्राइमरी स्टेज में जहां पर वो परिवार का भी सदस्य नहीं है। और जब वो परिवार का भी सदस्य नहीं है, जब वो अकेले घूम रहा है, तो वो एक जानवर की तरह ही है। इसलिए ये कहता है कि जो ये कहता है कि परिवार का सदस्य नहीं है, ये राज्य का सदस्य नहीं है, तो वो व्यक्ति ही नहीं होगा, या तो क्या होगा, वो जानवर होगा, या वो फिर क्या होगा, ईश्वर होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि राज्य स्वाभाविक है और वो व्यक्ति के द्वारा ही विकसित हुआ है धीरे धीरे। कोई ऐसा नहीं है प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है, किसी ने मिलके सामाजिक समझौता करके, संगठन करके बनाया नहीं है। प्राकृतिक रूप से, क्योंकि व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है कि वो समाज के में इन्वॉल्व होता है, पावर चाहता है, शक्ति चाहता है, अपनी इच्छाएं चाहता है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके जो इन्वॉल्वमेंट का जो ये नेचर है, जो उसको जो राजनीतिक, इसीलिए उस व्यक्ति को क्या कहता है कि व्यक्ति कैसा है, एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, उसके अंदर ये चीजें है, तो इसी का ही विकसित रूप हमको राज्य दिखता है। क्लियर, देखो ये खुद कह रहा है कि मनुष्य कैसा है, स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। कैसा है, राजनीतिक प्राणी है, और समुदाय में रहता है, उसको आदत है समुदाय में रहने की। तो ये समुदाय में रहने की जो आदत है, उसी का ही विकसित रूप राज्य है।
छोटे छोटे समुदायों से एक बड़ा समुदाय, राज्य कुछ और नहीं है। राज्य इन समुदायों का ही क्या है, एक निचोड़ है, या कह सकते हैं जो राज्य है ये इन समुदायों का ही क्या है, एक बड़ा एक ध्यान रखिएगा, समुदाय ये कहता है कि राज्य क्या है, समुदायों का समुदाय है, मतलब समुदायों का भी समुदाय है। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि ये जो राज्य है वो क्या है, एक तरीके से एक बड़ा समुदाय है, और व्यक्ति समुदाय में रहता है, इसलिए व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है, उसको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ रहने की आदत है, ऐसा उसका नेचर है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हमारे श्रीमान अरस्तु जी भाई साहब कह रहे हैं। क्लियर? इसके साथ साथ क्या कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, समुदाय में रहता है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है, और इस आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का जो उसका लक्षण है, आजकल मोदी जी, आज भी मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हमको क्या बनना है, आत्मनिर्भर। हर कोई लड़का लड़की क्या कहता है, कहते हैं कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो जो इसकी जो आवश्यकता है, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ आवश्यकता ही होगी, आत्मनिर्भर बनने की कुछ जरूरत होगी, तो वो कहां पर पूरी होगी? वो राज्य में जाकर ही पूरी होगी। जब तक वो राज्य में नहीं रहेगा तब तक उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, और उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए राज्य क्या है, एक नेसेसरी इकाई है, एक आवश्यक संस्था है, जो अब बन गई है व्यक्ति के लिए, और व्यक्ति के कारण ही बनी है, उसके नेचर से बनी है, और उसके जीवन में सद्गुण के लिए हमेशा बनी रहेगी। क्लियर? कोई समस्या? ये क्या कहता है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। समझ में आया? समुदाय में भी जो सर्वोच्च है वो क्या है, राज्य है। इसलिए क्या कहता है, ये खुद कहता है कि राज्य क्या है, राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। कौन कह रहा है ये बात? ये बात श्रीमान अरस्तु जी भाई साहब कह रहे हैं। ठीक, साथ में क्या कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, वही समुदायों का समुदाय। कौन कह रहा है? अरस्तु जी भाई साहब। साथ में क्या कह रहे हैं, राज्य व्यक्ति से पहले आता है, वही बात जो मैंने आपको बताई, राज्य व्यक्ति से पहले आता है। ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने कहा राज्य व्यक्ति से पहले आया, कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राज्य क्या है, राज्य पूर्ण संस्था है और व्यक्ति उसका अंश है। तो इसलिए वो क्या, उसका वो कह रहा है कि पूर्णता पहले आती है, ना कि अंश। ठीक है, अंशों से मिलकर भले ही पूर्ण बनता है, तो पूर्णता के लिए ही सब ये अंश इकट्ठे होके पूर्ण, हर कोई पूर्णता पाना चाह रहा है, तो असली चीज वो पूर्णता है। तो इसलिए जब वो पूर्णता का कंसेप्ट आएगा तभी व्यक्ति से राज्य की तरफ वो बढ़ रहा है। इसलिए पूर्णता का कंसेप्ट पहले का है, राज्य का कंसेप्ट पहले का है। तो इसलिए राज्य पहले आता है और व्यक्ति उसके बाद में आता है। इसलिए ये वाली बात कहते हुए हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है। क्लियर? उम्मीद है आपको राज्य का सिद्धांत समझ में आया होगा। किसी को राज्य के सिद्धांत में कोई समस्या, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अगर समझ में आया तो प्रश्न, अगर समझ में आया तो जय हिंद, अगर समझ में नहीं आया तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। चलिए, क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई डाउट? राज्य का सिद्धांत समझ में आया? चलिए, क्या हुआ, नहीं आया क्या? देखिए विद्वानों, सिंपल सी बात है, अगर तो हम समय के हिसाब से देखें तो ये कहता है कि समय के हिसाब से व्यक्ति पहले आया है, पर जो सिद्धांत है, जो पूर्णता का सिद्धांत है, क्योंकि व्यक्ति अधूरा है अकेला व्यक्ति होते हुए भी, वो पूर्ण कब हो रहा है, राज्य में जाके पूर्ण हो रहा है। इसलिए ये कहता है कि जो राज्य है वो पहले आया है। इस समय के हिसाब से नहीं कह रहा है, ये सैद्धांतिक आधार पर कह रहा है कि सैद्धांतिक आधार पर राज्य पहले आया है और व्यक्ति बाद में, और जबकि समय के आधार पर व्यक्ति पहले आया है और राज्य बाद में। ठीक, क्लियर? तो समय के अनुसार से ठीक है, समय के अनुसार से व्यक्ति ही पहले आया है,
परंतु अरस्तु जो बात कर रहा है वो सैद्धांतिक रूप पे कह रहा है। चलिए अगला जो इसका सिद्धांत है, राज्य को प्राथमिकता दी है क्या व्यक्ति से? हाँ बिल्कुल, राज्य को राज्य को ही इंपॉर्टेंस देता है ना, कि वो कह रहा है कि राज्य है तो वो व्यक्ति रहेगा, अगर राज्य ही नहीं है तो व्यक्ति ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति की एक इंडिविजुअल पहचान है। कंक्लूड जब करेंगे तो उसमें जो अपनी जो सामूहिक पहचान है वो राज्य के रूप में दिखता है। हाँ, राज्य को व्यक्ति से पहले की प्राथमिकता दी है। आगे बढ़े। चलिए इसका जो अगला सिद्धांत है उस सिद्धांत कहा जाता है नागरिकता संबंधी सिद्धांत। क्या कहा जाता है? नागरिकता संबंधी सिद्धांत। अगर इसके नागरिकता संबंधी सिद्धांत की बात करें तो देखिए इसका एक मानना है, इसको आप समझिए पहले। इसका एक मानना है कि नागरिकता वही होगा जो राज्य के, हाँ अगर समय के आधार पर देखेंगे तो समय के आधार पर व्यक्ति ही पहले आया है, राज्य बाद में, अगर टाइम टेन्योर के हिसाब से देख रहे हैं। परंतु अगर सिद्धांतिक रूप से देख रहे हैं तब ये कह रहा है कि पहले कौन है? राज्य आया है। चलिए अब बात करते हैं इसके नागरिकता के सिद्धांत की। अगर इसके नागरिकता के सिद्धांत की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये क्या कहता है कि देखिए जिस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे समझो, इसको बाद में देखना, इसको बाद में पढ़ना, पहले जो बता रहा है उसको ध्यान दो। देखो इसको इस तरीके से समझो इसको पहले कि ये क्या कर रहा है, जो प्लेटो है, प्लेटो ने भी नागरिकता का जिक्र करा। प्लेटो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के लिए एक काम, ठीक, एक व्यक्ति के लिए एक काम, बुद्धिमान के लिए विवेक वाला काम, शारीरिक क्षमता वाले के लिए सैनिक वाला काम, और उत्पादन करने के लिए अलग वाला तृष्णा वाला व्यक्ति। इस आधार पर इसने क्या कर रहा है? 3 वर्ग बांटे हुए, और हर एक व्यक्ति अपना काम करेगा। क्लियर? परंतु अरस्तु ऐसा नहीं है। अरस्तु क्या है? अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज आती है अवकाश। इस अवकाश को भी समझना है, ठीक है? कैसे समझना है ध्यान सुनिएगा। ये क्या कहता है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर हम दासता को कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। ये इतना कह रहा है कि देखिए नागरिक सिर्फ वही होगा जो राज्य के सभी काम करने के लिए बाध्य होगा। सभी काम बोले तो वो विधायिका का भी काम करेगा, वो कार्यपालिका का भी काम करेगा, वो न्यायपालिका का भी काम करेगा, साथ में वो सेना का भी काम करेगा, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो व्यक्ति पुरोहित भी बन जाएगा। ठीक है? तो एक ही व्यक्ति से क्या करवा रहा है? अलग अलग काम करवा रहा है। ठीक? या बेसिक सी कहे कि अरस्तु का जो नागरिक है वो व्यक्ति, अरस्तु कहता है कि हर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक सिर्फ वही होगा जो राजनीतिक क्रियाओं में प्रतिभाग करेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, चुन के आके सरकार बनाएगा, ठीक, उसके बाद कानून बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट भी कराएगा, फिर अगर का इंप्लीमेंट होता तो जज भी करेगा। माना कि एक व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग काम करेगा, और वो करने का कैपेबल होना चाहिए। जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है वही क्या होगा? नागरिक होगा। पहली बात ये समझिए। तो प्लेटो का नागरिक, अरस्तु का नागरिक कौन है? अरस्तु का नागरिक वो व्यक्ति है जो राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा। और अब पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? वो करेगा जिसके पास क्या होगा? अवकाश होगा। जिसके पास क्या होगा? अवकाश। अवकाश का मतलब समय होगा। क्योंकि अगर आपके पास समय ही नहीं है तो आप किसी भी चीज में क्या नहीं कर सकते? पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो दास है ना, जो दास है
उस दास के पास अवकाश नहीं है, समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि अगर जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, जो मुखिया है, अगर उसको अवकाश चाहिए तो उसको अवकाश तभी मिलेगा जब उसके बदले का काम ये दास कर रहा होगा। ये दास उसके बदले का काम करेगा ताकि वो जो नागरिक है वो फ्री हो सके, और जब वो फ्री होगा तब वो इनको क्या करेगा, ये सारे काम कर सकता है। ये क्या कहता है कि, ये कहता है कि जैसे इसने कहा था कि परिवार होता है, क्या होता है? इसने कहा कि परिवार होता है, और इसने कहा कि परिवार में क्या होगा, परिवार में कौन कौन होगा? परिवार में बच्चे होंगे, परिवार में महिला होगी, परिवार में दास होंगे, परिवार में बूढ़े होंगे, परिवार में बहुत सारे लोग होंगे। परंतु ये ना तो बूढ़ों को नागरिक कहता है, क्योंकि वो काम करने योग्य बच्चे नहीं है, राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। महिलाओं को कहता है कि महिलाओं के अंदर बुद्धि नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कहता है? प्लेटो अरस्तु कहता है कि महिलाओं के अंदर क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। बच्चों को भी नागरिक नहीं मानता, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि बच्चों के अंदर अभी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो वो भी नागरिक नहीं है। साथ में जो दास है उनको भी नागरिक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले तो बुद्धि नहीं है, दूसरा उनके पास अवकाश नहीं है, जिस कारण से वो इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए अवकाश का होना जरूरी है। इसलिए नागरिक के पास क्या रहता है? हमेशा अवकाश रहता है, समय रहता है, ताकि वो राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सके। और जो व्यक्ति राजनीतिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा वही व्यक्ति क्या होगा? नागरिक होगा। इस आधार पर लगभग 10% लोग ही के पास को क्या मानता है? ये नागरिक मानता है। और यही नागरिक क्या करेंगे? वोट डालेंगे, यही नागरिक वो चुनाव करेंगे, यही नागरिक कार्यपालिका बनेंगे, यही नागरिक विधायिका बनेंगे, यही नागरिक न्यायपालिका बनेंगे। ये सारे काम कर सकते हैं राज्य के, और इनको सारे काम करने के लिए इनके पास समय भी है। क्यों? क्योंकि इनका काम कौन कर रहा है? इनका काम दास कर रहा है, और दास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता। तो और जो व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है, तो क्यों ना उसकी हेल्प के लिए किसको रखा जाए? दास को रखा जाए। इसीलिए दास प्रथा का समर्थन करता है। क्यों समर्थन कर रहा है? ताकि जो नागरिक है, जो मुखिया है परिवार का, वो क्या कर सके? राज्य के काम में पार्टिसिपेट कर सके, या राज्य के काम को अच्छे से करा सके। क्लियर? तो ये इसका क्या है? ये इसका बेसिक सा सिद्धांत है, किसका? नागरिकता का। अब हम इस सिद्धांत को थोड़ा इस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो पहली बात ये क्या कहता है कि राज्य में रहने वाला सभी व्यक्ति क्या रहे हैं? नागरिक नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति, जैसे भारत में जो व्यक्ति पैदा हो गया वो नागरिक है। ये क्या कहता है कि सारे के सारे व्यक्ति नागरिक नहीं है। क्यों नागरिक नहीं है? क्योंकि नागरिकता के लिए इसने क्राइटेरिया बता रखा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति पैदा हो गया वो क्या होगा? नागरिक होगा। ऐसा होना संभव नहीं है, और ना ही ऐसा होता है। पहली चीज। दूसरा, अब इसने किस किस को नागरिकता से बाहर रखा है? तो ये नागरिकता से महिलाओं को बाहर रखा है, बच्चों को बाहर रखा है, दासों को बाहर रखा है, बूढ़ों को बाहर रखा है, व्यापारियों को बाहर रखा है, विदेशियों को बाहर रखा है। साथ में जो दास है, ध्यान रखिएगा, दास भी दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कैसे? एक दास तो वो है जिनको युद्ध में जीता हुआ है, युद्ध में जीता हुआ है वो भी दास है। मान लिया कि मैंने किसी को युद्ध करा और मैंने वहां के लोगों को वहां का जो पूरा का पूरा एरिया जीत लिया। अब वहां में युद्ध में जीते गए लोग भी क्या है? दास होंगे, वो भी नागरिकता के हकदार नहीं है। दूसरे दास कौन है? जिनके अंदर विवेक नहीं है, जिनके अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है और अवकाश नहीं है, वो भी क्या होंगे? दास होंगे। ध्यान रखिएगा, अरस्तु दास को क्या मानता है? एक संपत्ति मानता है। क्या जैसे 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 पूंजी मानता है, जैसे धन है ना, धन पैसा है, उसी तरीके से कहता है कि दास भी क्या है? परिवार की पूंजी है। बस ये जीवित पूंजी है, नोटों की तरह मरा हुआ नहीं है। ये भी एक तरीके से, ये भी क्या है? एक पूंजी ही है। तो एक तरीके से दास को क्या दिखता है? एक पूंजी की तरीके से दिखता है। अब नागरिक कौन होगा? तो ये कहता है कि नागरिक कौन होगा? जो राजनीतिक एवं न्यायिक गतिविधियों में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा?
जो किसमें भाग लेगा, जो नागरिक एवं न्यायिक गतिविधियों में भाग लेगा, और जिसके पास क्या होगा, विवेक होगा, और जो पुरुष होगा और वो केवल यूनानी होगा, वही क्या हो सकता है, नागरिक हो सकता है। इसके अलावा इस कैटेगरी में जो व्यक्ति नहीं आएगा वो व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मान लिया जाए कि दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा बाइज जाता है। ये क्या कहता है कि अगर दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से अगर एक स्टेट हार गया, अब इसमें अगर कोई यूनानी होगा तो वो नागरिकता का हकदार होगा, परंतु जो गैर यूनानी होगा वो नागरिकता का हकदार नहीं होगा। इसका मानना है कि यूनानी ही वो व्यक्ति, यूनानियों के अंदर ही बुद्धि है, वही रह सकते, वही नागरिक बन सकते हैं, और नागरिक नहीं बन सकते। ये इसकी थोड़ी अतिशयोक्ति है, पर है तो है, हम क्या कर सकते हैं, हमको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अगर बात करें इसकी नागरिकता का उद्देश्य क्या है, तो बेसिक इसकी नागरिकता का उद्देश्य क्या है, राज्य का समुचित एवं पूर्ण विकास। ऑब्वियसली सी बात है, ये क्या कहता है कि राज्य का क्या करना है, पूर्ण विकास करना है, और पूर्ण विकास तभी होगा जब बुद्धिमान और विवेकशील लोग राज्य के काम में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब गधों को बिठा देंगे, गधों का मतलब है इसका जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसको ये क्या कह रहा है, दास कह रहा है, जिसको ये क्या कह रहा है, महिला कह रहा है, जिसको ये क्या कह रहा है, बूढ़े कह रहा है, यहां तक कि व्यापारियों को भी ये नागरिकता नहीं देता। इसकी नागरिकता बहुत सीमित एरिया में है, बहुत कम लोगों में, इसलिए एक्चुअली ये सपोर्ट डेमोक्रेसी का कर रहा है। जो नागरिक है वो वोट डालेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहा है एक तरीके का, परंतु इसकी जो डेमोक्रेसी है वो अधूरी है, जिसको इसने पॉलिटी नाम दिया है, हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से। तो इसका जो है वो एक तरीके से कुलीन तंत्र की बात कर रहा है कि छोटा सा वर्ग है और वही वर्ग क्या कर रहा है। तो जो एक्चुअली में जो प्लेटो की पॉलिटी है, जिसको ये क्या कर रहा है, लोकतंत्र का एक सब्स्टिट्यूट बता रहा है। तो अगर देखें तो अपने आप में, क्योंकि इन्होंने सबको तो नागरिकता से हटा दिया है, तो कुछ लोग ही बचे, तो इस तरीके से वो अपने आप में क्या हो गया है, कुलीन तंत्र बन के रह जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये कहता है कि अच्छे नागरिकों के लिए अच्छा मानव होना आवश्यक नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छे नागरिक है तो आप अच्छे आदमी भी हो, ठीक है, लेकिन शासक अच्छा मानव होना चाहिए। क्या कहता है, परंतु जो शासक है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा मानव होना चाहिए। साथ में कहता है अरस्तु के लिए नागरिकता का कर्तव्य, ठीक है। और आलोचना इसका विचार जो ये वाला विचार है, कौन सा वाला, एक तरीके से किसका, ये बहुत ही संकीर्ण विचार है या बहुत ही छोटा विचार है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके जो नागरिकता से संबंधित विचार है वो कैसा है, बहुत ही संकीर्ण विचार है। ठीक है, तो ये था इसका नागरिकता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको नागरिकता का सिद्धांत समझ में आया होगा। किसी कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर पाऊं। ठीक है, देखो विद्वानों, इसमें अगर पढ़ने के लिए पढ़ना चाहे तो बहुत सारा है, बहुत सारा, परंतु मेन कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए, उसके बाद अगर आप किताब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन चीजें मैंने आपको बताई। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट। तो आज हमने इसके राज्य का सिद्धांत पढ़ा, और आज हमने इसका कौन सा सिद्धांत पढ़ा, नागरिकता का सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद कल हम इसका दासता का सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आगे इसका आने वाले परिवार का सिद्धांत होगा, संपत्ति का सिद्धांत होगा, जो जो संविधानों का वर्गीकरण होगा, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर समझ में आया लिखिए जय हिंद, अगर नहीं आया तो बताइए क्या नहीं आया, मैं आपको कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है विद्वानों, चलिए, पूजा जी, नीलम जी, समझ में आ रहा है आपके, पुष्कर जी। पाश्चात्य थिंकर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं कि बहुत खतरनाक चीज है, बहुत आसान है, कंसेप्ट समझो सब हो जाएगा। ठीक है,
और अपने पास अपनी किताब रख लीजिए। कम से कम मैंने आपको कहा था, और नहीं तो राजेश मिश्रा तो अपने पास रखिए ही एक बार पढ़ने के लिए। बस क्या करें प्रभु, हम तो प्रयास ही करेंगे। चलिए लवी जी भाई साहब, आपका क्लियर है? चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।